हमेशा से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सवाल करते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं क्या तहरीक इंसाफ के किसी कंफ्यूजन है खान साहब, अभी तक वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा रहा क्या वाकई किसी लेवल पे मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ के हो रहे हैं। खान साहब इसी के साथ एक चीज़ जोड़ लें कि आज सीनियर साथी और तहजीब आपसे बंद सुन रहा था, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि कल के नताइज के बाद कोई 4 सीनियर तरीन जनरल जो है वो आपसे मिले यहाँ पे, तो इसकी ज़रा वजाहत कर रहे हैं कि वाकई ये दुरुस्त है। और जो टिक्का सानी ने सवाल किया कि मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो किसी देखिए मुज़ाकरात क्या मैं कहूँ कि हो भी रहे हैं नहीं भी हो रहा है, यानी उनके अंदर अभी तक कोई जो भी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी तक। वो क्लैरिटी मुझे पता क्यों नहीं है, क्योंकि वो नवाज शरीफ डरा हुआ है इलेक्शन से। वो जब तक नहीं फैसला करेगा इलेक्शन नहीं होगा। अब उसको खौफ आया हुआ है कि अगर ये सारी पार्टीज ने मिलके भी और फिर भी नहीं जीत सके तो उनको खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन अगर होंगे तो वो हार जाएगा। और वो डरा ये हुआ है कि अगर और वो चाहता ये है कि ये खींचते जाएं इसको, बेशक मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि पैसा उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता मुल्क का बेड़ा गर्क हो तो। लेकिन वो ये चाहता है कि अगर शायद ये लंबा चलता जाए तो ये जो वेव है तहरीक इंसाफ का ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। और मैं ये सुन रहा हूँ पिछले 6 महीने से कि जी अब गर्मी आएगी तो कम हो जाएगा, अब रोजे होंगे तो वेव कम हो जाएगा, फिर कुछ ने कहा जी अब ये तो वेव तो बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन वो डरा हुआ है कि वो चाहता है कि थोड़ा टाइम लंबा हो, 10 महीने 1 साल हो जाए ताकि वेव कम हो तब इलेक्शन करवाए। और तब तक मुल्क को जो नुकसान होता है उसका फिक्र ही नहीं, क्योंकि वो तो बाहर बैठा हुआ है। उमर से एक सेकंड जरा उमर से कर लें सर, उसकी परसों शादी हुई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है जी उमर। अभी जो कल ज़िमनी इंतखाब हुआ उसमें जो वोटों का तनासब हुआ, आपके वोटों में इजाफा हुआ। पहली बार लोग ये बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन जलसों का मॉब है वो वोटर्स में कन्वर्ट हुआ। सर एक तो ये बताइएगा कि अभी जो आप देख रहे हैं अगर इंतखाबात होते हैं तो क्या आपकी पार्टी जो आपने टिकटें तकसीम करनी है आपकी वो प्लानिंग भी आपने की हुई है कि उस हिसाब से आप जो टिकट तकसीम करेंगे उसमें, क्योंकि लोगों ने आपको वोट ज़्यादा दिया लेकिन दूसरे अगर कैंडिडेट मुल्तान की बात करें तो वहाँ पर आपकी जो पार्टी है वो हारी है। तो क्या आपको लगता है कि उसमें जो मौरूसी सियासत का एक अंसर था वो आपकी PTI के लोगों ने उसको कबूल नहीं किया? एक तो सर ये बता दो, साथ सर एक साथ ये छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि जो आपका 25 का जो लॉन्ग मार्च था उसमें और जो आप अनाउंस करेंगे उसमें सर फर्क क्या होगा? देखिए पाकिस्तान बदल गया और ये जो वो नवाज शरीफ और ये जरदारी 90 की सियासत कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि मुल्क चेंज हो गया। और मुल्क बड़ी तेजी से चेंज हुआ है जिसके अंदर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो सियासी शऊर अब आया वो कभी पहले था ही नहीं। ऊपर से सोशल मीडिया एक नई किस्म की डेमोक्रेसी है कि जिसके पास फोन है उसकी आवाज है, ये कभी पहले था ही नहीं। तो जो पुराने जमाने में रह रहे हैं ना ये जो नवाज और जरदारी, इनका टाइम खत्म हो गया। मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये अब जो भी कर रहे हैं ये नहीं जीत सकते, इन्होंने अब हारना है। जहां तक आपने कहा ना कि 25 और अब में क्या फर्क है, फर्क ये है कि 25 में हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी और हमें कोई अंदाजा नहीं था कि इस तरह की शेलिंग होगी। लोगों को उठाया 2 दिन पहले घरों में घुस के जो इन्होंने तशद्दुद किया घरों के ऊपर, औरतें थी वहां, यानी मैंने तो कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा। इस बारी जो हमारी तैयारी है वो ये जो भी करेंगे ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो तैयारी अब ऐसी है कि हमने पूरा, मुझे पता है कि राना सनाउल्लाह जैसे मुजरिम का ज़हन तो किसी बेवकूफ को भी पता है कि वो उसमें अकल तो है ही कोई नहीं। वो डंडा मारो जी, ये मारो और मैंने जो ड्रोन कर दिया तो वो ऊपर से ये कर देंगे। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा है ये चीजें करने का जो मैं कर रहा हूँ। अब माइक ले ले सर, माइक में क्वेश्चन सर, माइक ले ले, माइक सरदार साहब कर ले। जी बोलो। खान साहब ये फरमाइएगा कि आपका जो एहतजाज है और आपके एहतजाज और गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात नहीं करती तो आप भी मार्च करते हैं, तो इस तनाव की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि जमहूरियत की जो है बिसात वो लिपटने के चांसेस हैं? और दूसरा ये कि जो सरकारी अफसरान अलाकार बन के जर्नलिस्टों को, पॉलिटिशियंस को वो स्क्रू कर रहे हैं, क्या उनकी वो लिस्ट आप बना रहे हैं कि नहीं? थैंक यू।
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इस दौर के अंदर ये 6 महीने के अंदर जिस तरह की फैशिज्म हुई है, जिस तरह का जुल्म किया गया है, जिस तरह की सख्ती की गई है, यानी जिस तरह की जमहूरियत का कत्ल हुआ है, मैं आपको यकीन, हालांकि मुशर्रफ के दौर मैंने कोई दिन जेल में गुजारे थे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मुशर्रफ, क्योंकि मैं तो अपोजिशन में था, मुशर्रफ का दौर लिबरल था इस मुकाबले में जो अब हो रहा है। मैंने कभी इस तरह की इस मुल्क के अंदर सख्ती, यानी ये जो मैं आजम स्वाति की मैं बात कर रहा हूँ, शहबाज गिल की, यानी इस तरह मैंने तो कभी इस मुल्क में ऐसी चीजें नहीं होते देखी। The recent victory of PTI has prompted many analysts that it might win, 2/3 majority in the upcoming elections if they are held. But your political opponents have created an impression, especially in smaller provinces, that if Imran Khan is voted into power again, he might scrap 18 Amendment and might introduce presidential system. So there are many nationalists, especially in Balochistan and Sindh, the province from where I belong to, who are very apprehensive about this. And then PTI recently made it very clear that it wants all the institution to be in their constitutional domains. This is what PPP used to claim in the past, Noon League used to claim in the past. Don't you think that this could be a starting point of dialogues between PTI and the government, that at least they should agree that this is something that should be done? देखिए मैं आपको बताऊं हमारा प्रॉब्लम क्या है ऑपोजिशन के साथ। जो ऑपोजिशन है ना, ये डेमोक्रेट्स नहीं है, ये क्रिमिनल्स हैं, ये मुजरिम है। कौन है जो कि एनआरओ लेता है? मुझे बताएं, आज तक किसी डेमोक्रेट को तस्वर कर सकता है कि मैं असेंबली में जाऊं, मेरे पर अरबों रुपए के करप्शन के केस है, मैं कानून पास के अपने सारे केस माफ करवा लूं? ये कभी किसी दुनिया की डेमोक्रेसी में कोई तस्वर भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि आप पब्लिक के मफादात की हिफाजत करने आते हैं। आप पब्लिक का पैसा चोरी करके कानून पास करके माफ नहीं करवा सकते किसी जमहूरियत में। तो मैं पहले दिन से, ये गवाह है मेरे कॉलीग्स, मैं इनको कहता रहा कि इनको डेमोक्रेट ना समझो, ये मुजरिम है। ये मैं 30 साल से इनको जानता हूं कि इन्होंने किस तरह दोनों हाथों से मुल्क को लूटा है, और इनसे डायलॉग आप जितना भी करेंगे वो आके फंस जाएगा कि जी हमें एनआरओ दे दो। और मैं जब कहता था, ये सारे कहते थे जी कौन मांग रहा है एनआरओ, अब आते साथ ही पहला ही काम किया कि अपने आप को एनआरओ दे दिए। तो इनसे डायलॉग करना बड़ा मुश्किल है। डायलॉग आप उनसे करते हैं, मसलन ब्लोच नेशनलिस्ट हैं, सिंधी नेशनलिस्ट हैं, आप इन सबसे डायलॉग करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर डायलॉग करके आप कंसेंसस डेवलप करते हैं। लेकिन जो चोर है उनसे आप कैसे डायलॉग करेंगे? वो कहेगा मेरी चोरी माफ कर दो, आप उसकी चोरी माफ करते हैं, आप मुल्क को तबाह कर देते हैं। मुल्क के अंदर मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसलिए मिसाल देता हूं कि वो सबसे अजीम लीडर थे। उन्होंने फतह मक्का के बाद सबको माफ कर दिया, यानी जिन्होंने जुल्म किया, तशद्दुद किया, सब कुछ किया, उनको माफ कर दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा एक कुरैश की लड़की के लिए चोरी किया माफ कर दो, उन्होंने कहा मेरी बेटी भी चोरी करेगा तो मैं नहीं माफ करूंगा। चोरी को जब आप माफ करते हैं, मास्टर तबाह कर देते हैं। आपको चोरी, इसका मतलब कि चोरी बुरी चीज ही नहीं है, तो चोरी बुरी चीज नहीं है तो आप तीसरी दुनिया बन जाते हैं। सारी डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर इसी तरह के लोग बैठे हुए मुल्क को चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, इसलिए वो मुल्क गरीब है। जी एक मिनट, वो शिराज अहमद शिराजी न्यू टीवी से सवाल है मेरा। सर शिराज अहमद शिराजी न्यू टीवी से सवाल मेरा ये कि कल के ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की जीत इदारों के किरदार को कहा देते हैं खान साहब, क्या बकौल आपके न्यूट्रल्स कर वाकई न्यूट्रल्स रहे, और क्या इतासुर तो नहीं दिया जा रहा कि न्यूट्रल्स कल या ज़िमनी इंतखाबात में न्यूट्रल्स रहकर जो जनरल इंतखाबात थे उसमें जिस तरह आप उन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो प्री प्लान धांधली करते हैं, तो उसमें वो प्री प्लान धांधली करें? देखिए, कई दफा गेम उधर चली जाती है कि धांधली के बावजूद भी आप नहीं जीत सकते। अब मैं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तानी क्रिकेट मैचेस होते थे तो वो पाकिस्तान, हमारे अपने अंपायर इधर होते थे, उनके अंपायर उधर होते थे, वो हम उधर नहीं जीत सकते थे, वो इधर नहीं जीत सकते थे, क्योंकि टीम मुश्किल में पड़ती थी, अंपायर मदद करने आ जाते थे। मैं वाहिद कैप्टन हूं जो हिंदुस्तान के अंपायरों के बावजूद जीत के आया था। ये हम अंपायरों के बावजूद जीत रहे हैं, लेकिन ये हम अंपायरों के बावजूद, क्योंकि ये जो है ना, ये सिकंदर सुल्तान से बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर मैंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा।
और वो आ ही गया, ऑडियो लीक्स में वो आ ही गया है कि वो इंस्ट्रक्शंस ले रहा है कि अच्छा चुन के ये 8 हल्के रखो ताकि किसी तरह आप दोनों मिलके तो इलेक्शन कमीशन मिलकर हरा रही। इसने हमें इतना नुकसान पहुंचाया है। ये इस तरह होता है कि ये नून लीग का एक हिस्सा है, उनके साथ बैठ के इसने जो पंजाब के भी ज़िमनी इलेक्शन थे जो 20 हुए थे बाई इलेक्शंस, उधर भी जाके सारा वक्त वो मरियम और उसके साथ बैठा होता था हमजा के साथ, ये सारा वक्त प्लान हल्के बनाने के अंदर ये सारा इसने उनके साथ मिलकर काम किया है और इसके बावजूद हम जीते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन देखें, इसने सबसे बड़ा जुल्म किया कि इसने ईवीएम मशीन्स नहीं आने दी। अगर ईवीएम मशीन होता, ये कराची का इलेक्शन के अंदर मसले ही ना होते। वो अब घुसे हुए हैं पुलिस वाले अंदर और वो स्टैंप्स लगा रहे हैं। ईवीएम मशीन होता तो आप कर ही नहीं सकते धांधली। और हम कहते रहे गवर्नमेंट में बैठे कि ईवीएम मशीन्स लेके आओ। ये इलेक्शन कमीशन मिला हुआ था नून लीग और इनके साथ और हैंडलर्स के साथ, और ये आने नहीं दे रहे थे मशीन, क्योंकि ये धांधली करना चाहते हैं। सदीक जान इस वक्त जो हम चीजें देखते हैं कि नैब खत्म हो गया, मरियम नवाज बरी हो गई, शबाशी बरी हो गए, हमजा बरी हो गए, ईवीएम खत्म हो गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट खत्म हो गए, यानी जितनी चीजें इस हुकूमत ने आके करनी थी वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं, सिवाय एक चीज के, वो है मियां नवाज की वापसी। इस वक्त जो नजर आता है वो यह आता है कि 2 वजूहात से इलेक्शन नून लीग नहीं जाना चाहती। एक, नून लीग इसलिए नहीं जाना चाहती कि वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, और उसका मतलब है नवाज की वापसी। उस पर आप क्या कहते हैं? और साथ ही जो एक ये बहुत खतरनाक एक तासुर बन गया है कि इमरान खान की कामयाबी फौज की बतौर इदारा शिकस्त तस्वुर होगी। तो इस तासुर को आप कैसे जाहिर करेंगे जिस वजह से शायद इदारे भी इलेक्शन को डिले कर रहे हैं और इलेक्शन की तरफ वो नहीं जाना चाहते? देखिए, पहले तो अब मैं यहाँ जरा 2 ज़हन में हूँ। नवाज शरीफ को इलेक्शन सिर्फ तब लड़ सकता है कि उसकी चोरी माफ कर दी जाए। अब जब आपने उसकी चोरी माफ कर दी, क्योंकि चोरी तो सामने है, 4 बड़े बड़े लंदन के फ्लैट है इसके, अरबों रुपए के, बता नहीं सकता पैसा किधर से है, बेटी के नाम पे फ्लैट लिए हुए हैं। इससे बड़ा क्या, यानी इस सबूत क्या चाहिए आपको? वो तस्लीम कर रहा है कि हाँ ये हमारे फ्लैट है, और वो तस्लीम भी तब किया जब पैनामा के अंदर इंकशाफ हुआ। उससे पहले नहीं मानते थे, उससे पहले तो कहते थे लंदन से छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब पकड़े गए उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया। अभी तक नहीं बता सके कि वो पैसा किधर से आया। अब आप उस आदमी को चले, एक मुजरिम को आप कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने दो। मेरा तो पूरा दिल है कि देखे, मैं तो एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूं, मैं तो कमजोर टीमों से खेलता ही मेरा दिल ही नहीं करता था। मैं शायद वाहिद कैप्टन था जब कमजोर टीम आती मैं किसी और को खिलाऊं। तो मैं तो चाहता हूं कि वो आए और उसके साथ मेरा मुकाबला हो, लेकिन साथ साथ ये सोच ले कि फिर हमने मुजरिमों को, यानी जुर्म में कोई बुरी चीज ही नहीं है, कोई भी आके इलेक्शन लड़ ले। वैसे जो एनआरओ मिल गया, अब मुझे लगता है वो वैसे बरी हो जाएगा, तो चलो अच्छा आए मुकाबला करे। लेकिन वो इतना डरपोक आदमी है, वो तब तक नहीं मैच खेलता था जब तक उसका अपना अंपायर खड़ा ना हो। जिमखाना क्लब के अंदर आज भी किसी से पूछ लें, बड़े लोग हैं या अभी जो खेलते थे हमारे साथ, ये सलमान लोगी से पूछ लें, जो वो पहले अपने अंपायर लेके आता था दोनों तरफ, फिर खड़ा होकर बैटिंग करता था। बल्कि वो 1-2 सहाफियों ने भी ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो वो कभी खेल ही नहीं सकता मैच सही तरह न्यूट्रल अंपायर से। इदारों की शिकस्त, देखिए इदारों की आपने देखिए, कौन चाहता है कि अपने मुल्क के इदारों के साथ आपका मुकाबला हो? यानी वो तो अपना ही नुकसान करना है ना, मुल्क का नुकसान है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का किसी भी इदारे के साथ अगर क्लैश होता है, अदलिया हो, फौज हो, नुकसान तो मुल्क का है। और हमने पूरी कोशिश की है, हालांकि कई जगह हमें कॉर्नर भी किया गया है, मैं ये कहूंगा कि हमें दीवार के साथ भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद मैंने पूरी कोशिश की है कि हम कोई ऐसी चीज ना करें कि हमारे इदारों को नुकसान पहुंचे। राना सनाउल्लाह साहब रोज कहते हैं जी कि फोर्स का यूज करेंगे अगर आप इस्लामाबाद आए, और आप कह रहे हैं कि जी मैं इस्लामाबाद आऊंगा। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई और यहाँ पे चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे गई और किसी थर्ड फोर्स को इंटरवेन करना पड़ा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार ये होंगे, ये अगर पहले तो जो भी होगा जिम्मेदार तो ये होंगे चोर, जो सिर्फ आए हैं अपनी चोरी, अपनी एनआरओ लेने के लिए। इनका तो और कोई मकसद अगर है तो मुझे बता दें। और दूसरी चीज देखिए, वो टाइम हमारा, कब हमने कोई, मुझे बताए ना, मैं 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, कब हमने कोई चीज आइन के बाहर की है? मैं अब सारे लोगों से हल्फ लेता हूं हर जगह
कि उन्होंने पूरी तरह हमारे साथ खड़े होना है आज़ादी, हकीकी आज़ादी के लिए। लेकिन साथ कहता हूं कि आइन के दायरे के अंदर रहेंगे, आइन की पासदारी करेंगे, क्योंकि मैं डेमोक्रेट हूं। ये वो लोग हैं, 3 दफा इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की, फजल रहमान आए, ये सारे कंटेनर पे इकट्ठे खड़े थे। क्या हमने कोई तशद्दुद किया, कोई हमने टीयर गैसिंग की, कोई हमने इनके अगेंस्ट FIR काटी? तो ये जो एक मुजरिम, क्योंकि ये तो है ही एक कातिल आदमी, इसका आपको पता है कि ये आबिद शेर अली का बाप कहता था इसने 18 कत्ल किया है, कोई कहते हैं 18 25 या 24 किए, जो भी है। ये आदमी को और इसकी अकल में, इसको तो पता ही नहीं है जमहूरियत क्या है, इसने तो यही स्टूपिड बातें करनी है ना। लेकिन हमारा सारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमने पुरअमन एहतजाज किए हैं अपने आइन के दायरे में रह के, जो कि हमारा हक है। मेरा आइन मुझे इजाजत देता है पुरअमन एहतजाज करने का। ये पुरअमन एहतजाज होगा। हम तो कोई लड़ाई करने नहीं आए, ना कभी पहले किए। खान साहब, आतिफ भट्ट फ्राम GNN से। खान साहब, गुज़श्ता रोज़ आप 6 ज़िमनी इंतखाबात में जीते हैं। नंबर 1, कौन सी नशिस्त रखेंगे? और दूसरी बात, तहरीक इंसाफ कब तक इलेक्शन चाहती है? क्योंकि अगर आप कहते हैं फौरी इंतखाबात, तो इलेक्शन कमीशन को भी 2 माह का टाइम चाहिए होता है, और 28 नवंबर तक एक अहम जो तैनाती होनी है, उस तैनाती का क्या किया जाए? और सेकंड चीज़, अगर ये तैनाती मौजूदा हुकूमत कर देती है, तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा इस पर बड़ा क्लियर है। पहले तो इलेक्शन कमीशन का आइन ऑर्डर करता है उसको कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। अगर वो नहीं करवाता तो इलेक्शन कमीशन को उठा के बाहर फेंके, क्योंकि उसने आइन की खिलाफ वर्जी की है। जहां तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, किसी सूरत नवाज शरीफ जैसे मुजरिम, जिसका स्टेट पाकिस्तान में नहीं है, जो मुल्क से बाहर सारे उसके एसेट्स हैं पड़े हुए हैं, जो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर लेके गया, जो जब बाहर बैठा होता है तो सारा जिसने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिस तरह की उसने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जो उसका सारा, तो उस तरह के आदमी को आर्मी चीफ जैसी इतनी अहम अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, ना उसको अपॉइंट करना चाहिए। और जरदारी, जिसको सारी दुनिया 10% कहती है, हालांकि हम डिस्प्यूट करते हैं, 10% से ज्यादा चोरी करता है वो। ये लोग, इस तरह के लोग, मुझे बताएं क्या ये क्वालिफाइड हैं मुल्क के आर्मी चीफ को अपॉइंट करने के लिए? जो फिर से मैं कहता हूं कि वो सारा मुल्क की सिक्योरिटी डिपेंड करती है। आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर आना चाहिए, ना इमरान खान का आदमी होना चाहिए, ना किसी और का आदमी होना चाहिए। सारी दुनिया के अंदर ऐसी, और मैं बात कर रहा हूं कामयाब जो ममालिक हैं, मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स होती है। इनको सिर्फ ये वो लोग हैं जिनको अपने जजेस चाहिए, अपने FIA का हेड चाहिए, इन लोगों को अपना नैब का हेड चाहिए, जो इन्होंने मिलके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अपना नैब का हेड रख के तब मुल्क को लूटा था। उन लोगों को चाहिए जिनको कोई इस मुल्क के कानून तोड़ने होते हैं, या उनको पैसा चोरी करना होता है, या चोरी करके पैसा बचाना होता है। उन लोगों को, इदारों को कंट्रोल करने के लिए अपने लोग चाहिए होते हैं। मुझे बताया, मैंने 3.5 साल में मुझे एक बताएं कि जो मैंने मेरिट के बगैर कोई भर्ती की हो। मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन आर्मी चीफ है, जब तक वो मेरिट में है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? हम चाहते हैं पाकिस्तान की बेस्ट जुडिशरी और क्वालिटी के हमारे जजेस हो, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नेंस ऊपर जाएगी। हम FIA के, मैंने पूरी कोशिश की, दयानतदार आदमी FIA का हेड बनाया, नैब हमारे हाथ में ही नहीं थी। आप IGs देख लें, ये शहबाज शरीफ IG लेके आए, जिसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर करप्शन में इसके ऊपर आया हुआ, उसको बना दिया इसने इस्लामाबाद का IG, क्योंकि करप्ट लोग कंट्रोल हो सकते हैं। मैंने किसी को नहीं मैं जानता था, तफ्तीश करते थे कि जो सबसे मेरिट के ऊपर था, उनको हम बनाते थे। ओके जी, थैंक यू।